Hello YouTube learners, welcome to your favorite learning channel The Science Teacher। 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, जो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में देखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरीके से कहते हैं कि अगर कहीं चार्ज है, उस चार्ज की वजह से किसी एक आर पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज क्यू को लाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये डिस्टेंस आर हो गया और ये जो है ये चार्ज हो गया और ये टेस्ट चार्ज हो गया, ऑलराइट। या फिर हम इस तरीके से भी इसे कह सकते हैं कि अगर हम दो चार्जेस को सामने में रखते हैं Q1 एंड Q2, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। अगर दोनों सेम चार्जेस के हैं, यानी कि सेम टाइप ऑफ उनका जो प्लस प्लस है दोनों, या फिर माइनस माइनस दोनों हैं, सेम पोलैरिटीज़ के हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वहीं अगर दोनों डिफरेंट पोलैरिटीज़ के हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। उसे हम यहाँ पर इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं Q1 Q2 करके, ऑलराइट। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स का बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स हम तब कंसिडर करते हैं व्हेन देयर इज अ करंट यानी कि चार्जेस का फ्लो होना। मान के चलते हैं Q चार्ज है, वो V वेलोसिटी से यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो V वेलोसिटी से ये फ्लो कर रहा है, तो हम मैग्नेटिक फोर्स को इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं दैट एफ बी, यानी कि B से हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए एफ बी से चलिए मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये Q चार्ज जो है ट्रेवल कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू V क्रॉस B। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स था उस पर हमने किया हुआ था F इज इक्वल टू Q इंटू ई। पहले आप देखो कॉन्सेप्ट, उस पर था कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ हमने वैसा क्यों नहीं किया? यहाँ पर भी तो हम कह सकते थे कि चार्ज मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज B इंटू मैग्नेटिक फील्ड E ऐसा कर सकते थे। लेकिन ये पॉसिबल तब होता जब हमारे पास में मोनोपोल होता, मैग्नेटिक मोनोपोल होता। लेकिन हमारा जो मैग्नेट होता है वो हमेशा डाइपोल पे ही एग्जिस्ट करता है, इसी की वजह से हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जब इस तरीके का मूवमेंट होता है चार्ज का, तो चार्ज के मूवमेंट होने से यहाँ पर ये फोर्स आता है। अब ये फोर्स किसके बीच में है? यहाँ पर तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये फोर्स आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये B जो है ये बाहर का है, बाहर से जो लग रहा है। फोर्स जब भी होता है तो चार्जेस के बीच में, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है ना, उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है दो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स होगा। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। वहीं अगर यहाँ पर बाहर में एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट फ्लो कर रहा है किसी चार्ज पर, तो वहाँ पर फोर्स लगेगा, ऑलराइट। चलिए कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E था वो यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम को इजीली चेंज कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से दूसरे चार्जेस पर, तो वहाँ पर उसका मोमेंटम और एनर्जी में चेंज इजीली हो सकता है। और ये टाइम लेता है प्रोपगेट करने के लिए, इट टेक्स टाइम टू प्रोपगेट। जबकि मैग्नेटिक फील्ड पर इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग होता है। अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए अभी हम यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे वो हम यूनिफॉर्म रखेंगे। यहाँ पर टाइम के साथ में हम चेंज नहीं करेंगे, जबकि ये टाइम के साथ में चेंज हो सकता है। अगर हमारे पास में एक मैग्नेटिक बार है, आपको पता होगा, उस पर दूर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, जबकि सामने में कुछ रखते हैं तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन हम अभी बात करेंगे कि अगर किसी स्पेस का बात कर रहे हैं तो उस स्पेस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर फैराडे और मैक्सवेल के द्वारा ये इसका यूनिफिकेशन किया हुआ था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। जिस तरीके से अब अगर हम बात करें कि एक दो चार्जेस अगर साथ में हैं तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसे हम कैलकुलेट कर रहे थे
E1 प्लस E2 करके। अगर हमारे पास में Q1 और Q2 चार्ज है तो उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना जो है उसे हम साथ में इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। मैग्नेटिक फील्ड पर हम अगर अलग अलग सोर्स हैं तो इसी तरीके से एडिशन कर सकते हैं। कहता है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। जैसे कि अगर चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 और सभी मूव कर रहे हैं V3 V2, तो अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सभी को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है? हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर में और अंदर में जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उन दोनों की वजह से एक फोर्स आ रहा है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? मान के चलते हैं कि जो वेलोसिटी है, यानी कि चार्जेस का फ्लो होने का जो वेलोसिटी है प्लस क्यू का जो फ्लो होने का वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ऑलराइट, यानी कि करंट का जो वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ऑलराइट, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कीजिए कि प्लस क्यू उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जस्ट हम लोग इस माइनस ई को ना लिखना पड़े, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए हम प्लस क्यू का यूज कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूले में। ऑलराइट, क्योंकि प्लस क्यू जैसा कुछ यहाँ पर फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। प्लस क्यू, क्योंकि अगर हम प्रोटॉन का बात करें तो वो एटम के साथ में वो बंधा हुआ होता है, वो फ्लो नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन से फ्री होते हैं। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं फोर्स के डायरेक्शन की। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, और मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है। ऑलराइट, तो जो फोर्स लगेगा वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। कैसे? V हम अपने हाथों को सीधे रखेंगे, V का जो डायरेक्शन है उस V का डायरेक्शन में ले जाएंगे, और उसके बाद में B का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम अपने अंगुली को कर्ल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो है फोर्स का डायरेक्शन आ गया। ऑलराइट, सो टोटल फोर्स जो हमारा आता है उस फोर्स को हम कहते हैं लोरेंज फोर्स। ऑलराइट, क्योंकि इस फोर्स को यहाँ पर दिया हुआ था लोरेंज HA लोरेंज के द्वारा, ये फोर्स का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ था। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। कहता है कि ये जो है यहाँ फोर्स की हम बात कर रहे हैं, फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर, वेलोसिटी पर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर चार्ज को हम ऑपोजिट कर दें, यानी कि नेगेटिव चार्ज कर दें, या फिर पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव, जैसा भी हम करें तो ऑपोजिट हो जाएगा उसका फोर्स भी। और फोर्स हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा था वो आ रहा था यानी कि वेक्टर वाला, वेक्टर हम कर रहे थे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर उन दोनों का डायरेक्शन मैटर करता है, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, उन दोनों का। अगर वो दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 हो जाएगा, या फिर एंगल 180 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएंगे जो फोर्स है वो। और अगर वो एंटी पैरेलल या पैरेलल नहीं हैं और कोई सा भी डायरेक्शन पर हैं तो हम उनके लिए एक राइट हैंड रूल लगाते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रू रूल। यानी कि स्क्रू को आप जैसे ही अगर कहीं पर लगाते हो तो स्क्रू को लगाते हो जिस डायरेक्शन पर आप मूव करते हो, और उस जो स्क्रू है उसका प्रोपगेशन यानी कि वो किस डायरेक्शन में घुसता है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं। अगर वेलोसिटी को ही 0 कर देते हैं, यानी कि चार्जेस अगर स्टैटिक स्टेट पर हैं, तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए मैंने इससे पहले वाले सेशन में कहा था कि चार्ज जब मूव करते हैं तभी वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट उसका शो किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका यूनिट क्या होगा। चलिए उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर F बाई Q इंटू बी यहाँ पर हो जाएगा आपका B, क्योंकि V क्रॉस बी आपका साइन थीटा है और उसका जो डायरेक्शन है एन कैप, उसे हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं। यूनिट का हम बात करने वाले हैं इसी की वजह से। अब यहाँ पर
ये v है। राइट, तो अगर सभी को हम एक एक यूनिट ले लें, फोर्स का एक यूनिट ले लें, चार्ज का एक यूनिट ले लें और जो वेलोसिटी है उसका एक यूनिट ले लें, तो वेलोसिटी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर नीचे लिख देता हूँ, सेकेंड ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर फोर्स के लिए न्यूटन लिख सकते हैं। ऑलराइट, न्यूटन नीचे कूलम चार्ज के लिए, मीटर तो है ही और यहाँ पर सेकेंड है। सो न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, इसे हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं इसका यूनिट। इसे हम लिखते हैं यहाँ हम, ये तो थोड़ा सा बड़ा यूनिट हो गया, हमें जैसे पता है कि एक कूलम, एक मीटर, एक न्यूटन, एक सेकेंड नहीं बट एक मीटर, एक कूलम, ये सब तो बड़ा यूनिट है। तो हम अगर छोटा रेंज में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 1 गॉस, तो जिसे हम कहते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई यूनिट है टेस्ला। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है रिलेटिवली यहाँ पर कि जैसे कि एक न्यूटन स्टार पर कितना हो सकता है 10⁸। ऑलराइट, उसी तरीके से यहाँ पर लेबोरेटरी पर, स्मॉल बार मैग्नेट पर, अर्थ सरफेस पर, तो ये सब सारा यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरीके से आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ कितना आ सकता है। तो ये टेस्ला में यूनिट है। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि एक टेस्ला कितना बड़ा यूनिट है। अब स्टार्ट करते हैं 4.2.3 मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कहता है कि कंसीडर करना है हमें एक स्ट्रेट रोड जो कि कंडक्टर रोड हो, इसके अंदर में फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसका लेंथ L है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन को हम ले लेते हैं, चलिए A, और मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं वो नंबर चार्ज डेंसिटी अगर हम लें, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाएगा n इंटू LA। अगर हम ऐसा बात करें कि यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं कंडक्टर को, सिर्फ उस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या वहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, चार्जेस तो मूव करेंगे ही, रैंडम डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं। और जब यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उस वक्त उनका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव करने लगते हैं, VD से। और अगर यहाँ पर नहीं है तो वो रैंडम मूव कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं वो, और रैंडमली मूव करते हैं। इसकी वजह से टोटल करंट यहाँ पर 0 आता है, टोटल फोर्स यहाँ पर 0 आता है। ऑलराइट, चलिए अब मानते हैं कि यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है। अब चलिए मानते हैं कि जो भी चार्ज कैरियर्स है उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू वेलोसिटी क्रॉस B। चार्ज कैसे NLAQ आया यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं और टोटल सभी चार्जेस पर जो है जो वैल्यू है उनका जो चार्ज है वो है Q। टोटल चार्ज कैरियर्स पर उनका चार्ज Q है और इतना टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। ऑलराइट, तो Q का टोटल इतना वैल्यू आ गया, यानी कि चार्ज का टोटल वैल्यू आ गया, और यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ये था स्ट्रेट के लिए। चलिए एक कंडीशन देखते हैं, अगर हमारे पास में स्ट्रेट नहीं है, कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे वायर है, तो अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान के चलिए ये है, ये वायर है। ऑलराइट, इस वायर पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और ये Q चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन पर यहाँ है। ऑलराइट, Q चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चार्ज मान के चलते हैं DQ चार्ज है जो इसके अंदर में फ्लो कर रहा है। अब जैसा कि हमने देखा कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होता है।
यहाँ पर Q जो है हमारा dq है, इसे मैं चलिए dq लिख देता हूँ। फोर्स ये आ जाएगा। मान के चलते हैं कि dq एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, dq जो है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ ये डिस्टेंस कवर करता है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम ले लेते हैं dt पर, dt पर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऑलराइट, तो मान के चलते हैं इसे हम ले लेते हैं dq डिवाइडेड बाई dt कर देते हैं, और इधर भी dt से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू v क्रॉस b। अच्छा, v क्रॉस b को चलिए हम लिख देते हैं vb साइन थीटा, vb साइन थीटा। ऑलराइट, ये आप इजीली इस इक्वेशन से नीचे आप लिख सकते हो। ऑलराइट, अब dq बाई dt हमें पता है कि एक करंट का फॉर्मूला है, तो इसे हम लिख सकते हैं करंट I इंटू डी क्यू बाई डी टी की जगह में हो गया I इंटू वी इंटू डी टी। अगर हम करें तो ये डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। ये डिस्टेंस मान के चलते हैं हम dl लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dl बाई डी टी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम dl v dt को हम dl लिख सकते हैं, I dl एंड b साइन थीटा। इसे आप आगे लिख सकते हो I इंटू डी एल इंटू बी साइन थीटा को हम लिख लेते हैं चलिए वेक्टर फॉर्म में डी एल क्रॉस बी। ऑलराइट, तो आप फोर्स को ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये डी क्यू के लिए हम निकाला, इसीलिए हम इसे डी एफ लिख देंगे, क्योंकि हम स्मॉल फोर्स निकाल रहे हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से, स्मॉल टाइम डेल्टा टी पर स्मॉल क्यू डेल्टा क्यू के फ्लो होने की वजह से। अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहें इस वायर के अंदर में बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और उस पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से, तो उसे हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज फाइनल फोर्स। ऑलराइट, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? ऑल वायर, पूरे वायर पर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। बुक पर समेशन करके लिखा हुआ है, समेशन इंटीग्रेशन यहाँ पर सेम वैल्यू लेकर के आएगा।